लेट्स स्टार्ट। बच्चों हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। इधर ध्यान दीजिए अब सब लोग। बच्चों हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं हम बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा, वेव फ्रंट के बारे में, इसी के अंदर रे भी था, और उसके बाद हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ा। हाइगन्स प्रिंसिपल अभी तक जो पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। फिर हमने पढ़ा प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय हाइगन प्रिंसिपल, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन प्रिंसिपल। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अगर जिसने भी नहीं पढ़ा था उसको रिकॉर्डिंग आज शाम तक मैं प्रयास करूंगा कि आपको यूट्यूब पे दे दूं, ठीक है ना। तो जो भी आए थे, जो भी बच्चे, 4-5 बच्चे आए थे, 4 थे 4-5। तो लास्ट उसमें मतलब एक बार देख लेना, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें कुछ है मतलब, लेकिन एक बार देख लोगे क्लियर हो जाएगा। थ्योरेटिकल थोड़ा सा टॉपिक है, ठीक है ना। बच्चे लिखो कोहेरेंट सोर्स। अब आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। कोहेरेंट सोर्स हेडिंग डालो, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स इट इज लाइकिंग कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स लिखो। हाँ, कोहेरेंट सोर्स लिखो। कोहेरेंट सोर्स, two sources are said to be coherent. Two sources are said to be coherent. Two sources are said to be coherent when they have same frequency. Two sources are said to be coherent when they have same frequency, same wavelength, and have constant phase difference. And have constant phase difference. Same wavelength and have constant phase difference. Have constant phase difference. And have constant phase difference. Have constant phase difference. Constant phase difference। ठीक है बच्चों। देखिए मैं आपको बताता हूं वेव की इक्वेशन क्या होती है, तो कुछ इस तरीके से होती है। y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप की होती है। इस तरीके से वेव की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप की वेव की इक्वेशन होती है, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि आप लोग को बहुत परेशान इसके अंदर नहीं होना कि हमने नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है। तो बच्चों ये जो साइन के अंदर लिखा होता है ना, इसे फेज कहते हैं। जो साइन के अंदर लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, फेज। तो बच्चों अगर मान लो ये वेव, और ये के क्या है, के को कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। के को कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है। ये 11th से है, ठीक है ना। थोड़ा सा तो बस उसी का थोड़ा सा आपको बता रहे हैं भूमिका। ये इक्वल होता है 2 पाई बाई लैम्डा के। किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाई लैम्डा के। यानी अगर दो वेव कोहेरेंट है तो एक्स के साथ जो लिखा होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लैम्डा सेम रहेगा तो के भी सेम रहेगा। इक्वेशन देख के पहचानने के लिए बता रहा हूं मैं कि बच्चों इक्वेशन देख के कैसे पहचानोगे कि कोहेरेंट सोर्स है कि नहीं, तो उसका के सेम होना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, ओमेगा को कहते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और बेटा इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। एफ क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। बच्चों फ्रीक्वेंसी एफ है, फ्रीक्वेंसी एफ को कहेंगे फ्रीक्वेंसी, या इसी को लीनियर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, बात एक ही है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों यानी इस इक्वेशन में जो देखो, कभी भी वेव का इक्वेशन आएगा ना, उसमें यही सब टर्म होंगे, यही सब टर्म होंगे, ऐसे ही होगा। 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू एफ। बच्चों कोई भी वेव की इक्वेशन आएगी उसमें यही टर्म होंगे, इससे बाहर का कोई टर्म नहीं होगा, विश्वास रखो। तो अगर दो वेव में आपको तुलना करना हुआ कि वो कोहेरेंट है कि नहीं है, तो उसका बेटा के सेम होना चाहिए, उसका ओमेगा भी सेम होना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों सेम होना चाहिए। तीसरा फाई को कहते हैं फेज, तो वो अलग बात है, फेज कांस्टेंट फेज बोलते हैं या इनिशियल फेज बोलते हैं उसको, तो अलग बात है। तो बच्चों अगर दो वेव कोहेरेंट है
तो इसको पूरे को मैं फाई 1 कह रहा हूं, और एक और अगर ले लूं, जैसे फाई कह रहा हूं, इस पूरे को फाई 1 कह रहा हूं, एक और वेव लेके मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी ये लिख लो, पहले जनरल लिख लो, फिर एग्जाम्पल लेके मैं दिखाता हूं बच्चों। ये जनरल लिख लो, ये फेज होता है, इतना लिख लो, फिर मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं। लिख लिया? लिख ले बच्चों ना। फाई बोलते हैं बेटा इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, ठीक है ना? वैसे ठीक है, कोई बात नहीं, वो जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बता दे रहे, इनिशियल फेज कहते हैं उसको, ठीक है ना? देखो इधर ध्यान से, बहुत परेशान जीवन में नहीं होना है बच्चों। अगर एक इक्वेशन में लिखता हूं y इक्वल टू 10, समझने के लिए एग्जांपल बस। हाँ हाँ, इनिशियल फेज, ठीक है ना? तो चलो बेटा देखो, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं बेटा, y इक्वल टू साइन 10x माइनस 5t प्लस पाई बाई 4, और दूसरा इक्वेशन ये y1, एक वेव ऐसी है, दूसरी वेव है 5 साइन 2x, या ऐसे ले लो 10x माइनस 5t प्लस पाई बाई 2, ठीक है? ये एक वेव की इक्वेशन ऊपर है, एक वेव की इक्वेशन नीचे। अब हमसे कोई बोले कि ये दोनों वेव कोहेरेंट है कि नहीं है, ये दोनों वेव कोहेरेंट है कि नहीं, तो कैसे चेक करूंगा मैं? ये कोहेरेंट है, इनका के सेम है, मतलब वेवलेंथ सेम है। के बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। बच्चों टी के साथ जो लगा होता है उसे ओमेगा कहते हैं, टी के साथ जो लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो इसका भी ओमेगा 5 है और इसका भी ओमेगा 5 है, यानी एफ सेम है, तो कोहेरेंट। अब ये दोनों अलग है तो कोई बात नहीं, इनका फेज डिफरेंस निकाले बच्चों। देखो इसको मैं कह रहा हूं फाई 1 और इसको मैं कह रहा हूं फाई 2, तो इनका ये पूरा फेज कहलाता है, साइन के अंदर जो भी होता है फेज। और मैं निकालू डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई कितना आएगा बच्चों? फाई 2 माइनस फाई 1, तो अगर फाई 2 माइनस फाई 1 निकालूंगा तो सब कुछ कट जाएगा, क्या बचेगा? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ये बचेगा। तो यहां से ये डेल्टा फाई कितना आएगा? पाई बाई 4। तो देखो बच्चों मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, वेवलेंथ सेम होना चाहिए, या तो एक बार में बोले हम कि उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होना चाहिए मतलब उनमें कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये तभी हो सकता है जब x के साथ k और ओमेगा सेम हो। जैसे मान लो कि यहां अगर 10x की जगह 20x होता, तो अगर मैं माइनस करता तो उसमें 10x बच जाता ना, तब x बच जाता तो उसमें वेरिएबल आ गया, तो वेरिएबल आ गया तो कांस्टेंट कैसे हुआ? या यहाँ 5t की जगह 10t हो जाता, बेटा माइनस करता मैं तो 5t बच जाता, तब उसमें t का टर्म x का टर्म आ जाता ना। तो कंडीशन यही है कि अगर दोनों को माइनस करूं, दो वेव के फेज को माइनस करूं, तो उसमें जो नंबर आए वो कांस्टेंट आए। अगर कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो ये दोनों के दोनों सोर्स क्या बोले जाएंगे? कोहेरेंट सोर्स। अगर सोर्स मतलब जिनसे वेव निकलती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सोर्स बोलते हैं। तो अगर दो सोर्स है जिनसे ये वेव निकल रही है तो वो दोनों सोर्स क्या कह जाएंगे आपस में? कोहेरेंट। और अगर बच्चों इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, यहां आपने डेल्टा फाई निकाला, कुछ एक्स का टर्म आ गया, कुछ टी का टर्म आ गया, तो वो सोर्सेज क्या कहलाएंगे? नॉन कोहेरेंट सोर्स या इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट। ठीक है ना बच्चों? कोहेरेंट सोर्स याद रखना, कोहेरेंट, ठीक है ना बच्चों? इसमें नोट करके एक बात लिखना, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट, two independent sources can never be coherent, two independent sources can never be coherent। ये डायरेक्ट बोर्ड में आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि why two coherent sources can never be coherent, तो उसका आंसर मैं बता रहा हूं बच्चों, two independent sources can never be coherent। बच्चों इसका रीजन क्या है? देखो जैसे मान लो भाई कंपनी दो बल्ब बनाती है, ठीक है ना, दो बल्ब फिलिप्स के बना रही है, 9 वॉट की एलईडी बना रही है, तो मैं सेम कंपनी सब कुछ सेम, मैं 9 वॉट की एलईडी लूं और फिर उनको प्लग करूं, और अगर फ्रीक्वेंसी का स्टडी करूंगा ना, तो ऐसा हो सकता है कि एक की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज आए तो दूसरी की फ्रीक्वेंसी हो सकता है 50.29 हर्ट्ज हो जाए। एक बल्ब कोई उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जिसका फ्रीक्वेंसी
49.50 हर्ट्ज हो जाए। बच्चों ऐसा संभव है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल वेरिएशन। ये कौन सा वेरिएशन है? नेचुरल वेरिएशन। इसको इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मटेरियल के अंदर वेरिएशन है। तो अगर मैंने दो सोर्स ले लिए अलग अलग तो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी कभी भी सेम नहीं हो सकती। मैं लाइट के टर्म में बात कर रहा हूं, क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं अभी? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में कोई भी दो लाइट का सोर्स हो वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ नेचुरल वेरिएशन। ठीक है ना? इसी को लिख लो, सोल्यूशन में बोल रहा हूं, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। हाँ, कैन नेवर because of the natural variation in the formation of the source, because of the natural variation in the formation of the source, because of the natural variation in the formation of the source। बच्चों सोर्स को जिस तरह से बनाया गया है उसमें जो नेचुरल वेरिएशन आएगा वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसी वजह से दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक और बात याद रखना कि बच्चों, अच्छा पिछले इक्वेशन में ये जब आप लोग लिखे थे बच्चों, उसमें ये यहां जो ए लिखा था ना, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ए को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। बच्चों जब इंटेंसिटी निकालनी होती है, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के स्क्वायर के। याद रखना, इंटेंसिटी, किसी वेव की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जिस वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसका इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा। जैसे बच्चों बोलते हैं ना कि लड़कों के वॉइस की एम्पलीट्यूड हाई होती है, तो लड़कों की वॉइस लाउड होता है, गर्ल्स के वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो एम्पलीट्यूड लाउड होने का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड लाउड होने का मतलब जैसे एक वेव ऐसी है, अब एक वेव ऐसी हो जाए तो जो दूसरे वाले में एम्पलीट्यूड हाई है, एम्पलीट्यूड ये वाली चीज कही जाएगी, ये वाली, दूसरे वाले की एम्पलीट्यूड क्या है? हाई है। अब मैं इसी में देखो फ्रीक्वेंसी भी दूसरे वाले की हाई है, क्योंकि दूसरा वाला पास पास आ गया ना, पास पास आने का मतलब है फ्रीक्वेंसी हाई है। ठीक है ना? तो अभी एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। मनन, अलर्ट में रहो, अलर्ट में सो मत, दिमाग इधर उधर मत ले जाओ अपना। ठीक है ना? तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। बच्चों ए क्या है यहाँ पे? एम्पलीट्यूड। देखो इसका बार बार हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए बहुत वैलिड पॉइंट है हम लोग के लिए। और ए क्या है तो इक्वेशन देख के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। हेडिंग डालो, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस, इंटरफेरेंस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस, इंटरफेरेंस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस। इंटरफेरेंस ऑफ कोहेरेंट सोर्स, लिखो बच्चों। when two coherent when two coherent source when two coherent source superimpose when two coherent source superimpose when two coherent source superimpose on each other on each other superimpose on each other, they form a resultant wave, resultant wave, resultant wave or pattern, ब्रैकेट में लिखना और पैटर्न, which is called interference, which is called interference, which is called interference, और पैटर्न which is called interference, which is called interference। सुनो बच्चों, एकदम ध्यान से बात समझते हैं इसको। जैसे देखो, पानी समझ लो, पानी, पानी के अंदर पानी ले लिया, उसके अंदर दो इस तरह से मशीन ले लिया, तो मान लो एक ये सोर्स S1 है, एक ये सोर्स S2 है। मतलब पानी के अंदर, अभी मैं इसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा तो परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है। मान लो एक सोर्स S1 है और एक सोर्स S2 है,
तो बच्चों इससे भी वेव निकल रही है, S1 से भी ऐसे वाली वेव निकल रही है। तो बच्चों ये क्रेस्ट कहलाता है और ये ट्रफ कहलाता है, इतना आपको मालूम है ना। ये क्रेस्ट कहलाता है, ये ट्रफ कहलाता है। तो जब पानी के अंदर पत्थर फेंकते हो तो कहीं कहीं पानी ऊपर हो जाता है, कहीं कहीं पानी नीचे हो जाता है। तो पानी जहां ऊपर हो गया वो क्या कहलाएगा, क्रेस्ट, और नीचे जहां हो गया वो क्या कहलाएगा, ट्रफ। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल था। अब इसका एक मालिक था, पहले एक मॉलिक्यूल था, उसका एक मालिक था। तो ये वाला मालिक जब उसको कह रहा था ऊपर जाओ, ऊपर चला जा रहा था, जब बोल रहा था नीचे जाओ, नीचे चला जा रहा था। समझ रहे हो कि नहीं बेटा, ये सोर्स इस वाले पार्टिकल को ऑसिलेट कराएगा ना। जैसे पानी के अंदर पत्थर फेंकते हो तो हर पार्टिकल ऑसिलेट करता है, तो ये वाला सोर्स जो है इस वाले पार्टिकल को ऑसिलेट कराएगा, पानी को समझ लो। तो ये वाला ऑसिलेट कर रहा है, तो इस वाले के हिसाब से ऑसिलेट कर रहा है, जैसे सिग्नल इससे मिल रहा है उसके हिसाब से ऑसिलेट कर रहा है। तो जब ये बोल रहा है ऊपर चले जाओ तो ऊपर हो जा रहा है और क्रेस्ट बना ले रहा है। जब ये वाला बोल रहा है नीचे हो जाओ तो नीचे हो जा रहा है, ट्रप बना ले रहा है। तो क्रेस्ट ट्रप बनाते जा रहा है, क्रेस्ट ट्रप बनाते जा रहा है। ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे करते जा रहा है। तब से दूसरा मालिक आ गया, एक और मालिक आ गया उसी मीडियम में, ठीक है, उसी मॉलिक्यूल का। ये भी उसको कमांड देगा, ये बोलेगा तुम भी ऊपर जाओ नीचे जाओ। तो अगर दोनों का कमांड मिल गया कि जिस समय इसने बोला ऊपर जाओ उस समय उसने बोला ऊपर जाओ, दोनों का अगर कमांड मिल गया तब तो खुशी खुशी ऊपर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, कि चलो दोनों मालिक है लेकिन दोनों मालिक अनुकूल है, एक जैसा काम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों खुशी खुशी ऊपर, ऐसे इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब ये सपोर्ट कर रहे हैं, वेव को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरा वाला मालिक एकदम उल्टा आ गया, ये वाला बोल रहा है ऊपर जाओ और ये वाला बोल रहा है नीचे जाओ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि न तो ये ऊपर जाएगा न तो ये नीचे जाएगा। जितने फोर्स से ये इसने ऊपर जाने को कहा था उतने ही फोर्स से उसने नीचे जाने को कहा। अब बोलेगा आप कहीं नहीं जाएंगे। तो ऐसे इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बच्चों जब दो वेव एक ही मीडियम में आ जाती है तो मीडियम का बिहेवियर अब दोनों डिक्टेट करती है। ये बोलता है मेरे हिसाब से, ये बोलता है मेरे हिसाब से। तो मीडियम में ऐसे कुछ जगह हो जाते हैं जहां पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और उसी मीडियम में कुछ जगह हो जाते हैं जहां पे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं। तो कहीं पे वेव आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और कहीं पे वेव आपको कम देखने को मिलेगी। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। कि इंटरफेरेंस कब बनता है, जब दो सोर्स एक ही मीडियम में चले, तो एक मीडियम को दोनों अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, तो दोनों में झगड़ा होगा। अगर दोनों का झगड़ा अच्छा हुआ तब तो कंस्ट्रक्टिव, नहीं तो डिस्ट्रक्टिव। इसी का एक वीडियो दिखाएंगे बच्चों। अनफॉर्चुनेटली आपको यूट्यूब पे ऐड देखने को मिल सकता है, मैं पहले ही साउंड कम कर ले रहा हूँ। हाँ, कहा था साउंड कम कर देता हूँ ना, हाँ चलो कम ही है। ये बोल रहे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, अरे था तो, हाँ प्रीमियम है क्या, मानव सर वाला ना, तो स्विच अकाउंट में ऑप्शन आएगा क्या मानव सर का। चलो मैं लॉग इन करा दूँ, प्रीमियम लिख रखा है। हाँ चलो ठीक है, प्रीमियम में मेरे को लग रहा है। इधर ध्यान दो, रुको। कैप्शन ऑन कर दूं, आवाज से वैसे मतलब नहीं, मैं बता दूंगा उसे। So we would see two bright spots on the bottom of the box. But if light's behaving as waves, then the wave from one slit can interact with the waves from the other slit. I've got a demonstration here on a little plot where we can see this with water waves. I have two sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples in a single source, they travel out with circular wave fronts. Nothing particularly surprising there.
one wave intersects with the trough from the other, then we get destructive interference and then basically no wave there. And this is exactly what was happening with the light. When the light from one slit met up, peaks and troughs would cross. They constructively interfered and produced a ठीक है ना, देख लिए ना, बीच में इसमें देखिए गैप हुआ कि नहीं, हाँ हेक्सागोन बन रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों ये तो मैंने एक पार्टिकल को कहा, लेकिन आप समझ रहे हैं पूरे मीडियम में कैसा पैटर्न बन रहा था। तो पूरे मीडियम में जहां पे पीक और पीक मिलते हैं वहां ऊपर आ गया था, और ऐसे देख रहे थे ना साइड साइड में गायब हो गया था, चारों तरफ गायब हो गया था ना, तो उसको हम कौन सा इंटरफेरेंस बोल रहे थे, डिस्ट्रक्टिव। तो बच्चों इसी के अंदर हेडिंग डालो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है बच्चों, पहला लिखो इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखो, व्हेन द क्रेस्ट ऑफ वन वेव मीट विद द क्रेस्ट ऑफ अनदर, meet with the crest of another and trough of या क्रेस्ट एंड ट्रफ एक साथ ही लिख लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑफ वन वेव, नहीं कोई बात नहीं लिखो, एंड ट्रफ ऑफ वन वेव, when the crest of one wave meet with the crest of another wave and the trough of one wave meet with the trough of another wave, meet with the trough of another wave, meet with the trough of another wave, then the resulting interference is called constructive interference। बच्चों क्रेस्ट क्रेस्ट से मिले, ट्रफ ट्रफ से मिले, तो रिजल्टेंट इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देन द रिजल्टेंट इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। इन दिस इंटरफेरेंस, हाँ रिजल्टेंट इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इन दिस इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, amplitude increases, hence trough with another wave, this क्या लिखा है बच्चों, this interference is called constructive interference। वो ज्यादा पीछे हो गया। in this interference, in this amplitude increases, hence intensity increases, intensity increases, in this amplitude increases hence intensity increases, ठीक है, hence intensity increases, ठीक है। अब उसी में उसका काउंटर पॉइंट लिखो, कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बच्चों इसी का काउंटर पॉइंट, व्हेन द ट्रफ ऑफ crest of one wave meet with the trough of another wave, then the resultant interference is called destructive interference, ठीक है ना बच्चों। एम्पलीट्यूड लिखो, लिखो डिस्ट्रक्टिव का डेफिनेशन अपने से, when the crest of one wave meet with the trough of another wave, then the resultant interference is destructive interference, ठीक है ना। रिजल्टेंट बच्चों समझो ज्यादा, ठीक है, लिखना तो खुद समझ के लिखना है, बस एक समझने के लिए, इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इन दिस इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, in this interference amplitude decreases, hence intensity decreases। देखो बहुत आसान सी चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हम लोग मैटर को नहीं करके चलेंगे, ठीक है ना, बहुत आसान सी चीज है। चलो आगे चलें, ठीक, चलो
देखो देखो मैथमेटिक्स अब करेंगे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑफ इंटरफेरेंस। अब इसको मैथ से समझेंगे, ठीक है ना, कंडीशन वगैरह निकालेंगे, ठीक। तो बच्चों मान लो एक वेव है जिसको मैं कह रहा हूं y1, एक वेव है मैं इसको कह रहा हूं y1, y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। के एक्स वाला टर्म छोड़ दो, x मान लो सेम है तो उसको भी हम फाई में काउंट कर लेंगे। सिंप्लीफाइड लेना है जिसे आप प्रूफ कर पाओ। देखो मैं कॉम्प्लिकेटेड भी ले सकता हूँ, लेकिन इसे प्रूफ करने में, क्योंकि इसका प्रूफ बोर्ड के एग्जाम में आता है, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड लेके प्रूफ करूंगा तो तुम्हें दिक्कत होगी। नहीं तो मैं साइन के एक्स लेके पूरा प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन सिंपल काम करो जिससे आसानी से काम हो जाए, ठीक है ना। तो एक वेव ले लिया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा वेव ले लिया बच्चों y इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बताओ ये कोहेरेंट सोर्स है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है बेटा? फेज देखो ना बेटा, फेज देखो ना, दोनों को माइनस करो, 5 2 माइनस 5 1 5 आएगा ना, कांस्टेंट आएगा। दोनों का ओमेगा सेम है। कि एक्स मान लो हटा दिया, कोई भी एक पार्टिकल के लिए मान लो डिस्कस कर रहे हैं, किसी एक पार्टिकल के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू कुछ फिक्स हो जाएगी। बी भी एम्पलीट्यूड है। ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, बी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव। एम्पलीट्यूड से नहीं, कोहेरेंट कोहेरेंट में अंतर होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब कि बल्ब ज्यादा ब्राइट जल रहा है, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड जैसे दो सोर्स लिया, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, जैसे लाल रंग का बल्ब है तो लाल रंग का एक बल्ब डिम भी जल सकता है, एक बल्ब ब्राइट भी जल सकता है। तो जब ब्राइट जल रहा होगा तो लाल रंग है तो मान लो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन जब ब्राइट जल रहा होगा तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। और उसका वही बात है कि एक का ए है एक का बी, बाकी कोहेरेंट सोर्स है। अब बच्चों हमें क्या करना है, इनको सुपर इंपोज कराना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y रिजल्टेंट। बच्चों y रिजल्टेंट जो होगा, जैसे ये मीडियम है, रिजल्टेंट RES, बच्चों रिजल्टेंट मतलब देख लो, रिजल्टेंट RES लिख रहा हूं, मतलब रिजल्टेंट, या YR लिख लो, सिंपल YR लिख लो, RES हटा दो। YR मतलब रिजल्टेंट बराबर कितना होगा बच्चों? y1 प्लस y2। बच्चों दोनों को रख दो, a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो बच्चों वाई आर विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। देखो रटना नहीं, फिर से बोल रहा हूं, रटना नहीं, फिर से बोल रहा हूं। देख लो यहीं पे, तुम्हें बस यहीं पे छोड़ देना है। एक बार क्वेश्चन लिख लिया, खुद अपने आप चलने दो, मैथ ले जाइए तुम परेशान। अच्छा ये सुनो सुनो बेटा, देखो जिनका बायो है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए तुम लिख लेना, सही बोल रहा है वो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी को अप्लाई किया है कार्तिक, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तुम लिख लेना, तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, ऊपर लिखो फॉर्मूला सबसे, साइन ए प्लस बी का लिख लो, बाद में तुम लिख लेना। बच्चों ओमेगा टी वाले टर्म को एक साथ ले आओ, तो क्या होगा? ए प्लस बी कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस बी साइन फाइव। देख लो, साइन वाला टर्म एक साथ ले आते, देखो इसमें साइन ओमेगा टी है कि नहीं, और यहां भी साइन ओमेगा टी था, एक साथ ला दिया, और साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया। देख लो एक मिनट आराम से बेटा, इसको खोलोगे तो क्या आएगा? बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव ना, तो यहाँ बी, इसको एक साथ ला दिया, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया। देख लो, अगर कोई डाउट हो बताओ मेरे को।
ठीक चल रहा है ना। और बाद में बी साइन कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अरे सत्यम तुम लिखो मत, समझ रहे हो कि नहीं बात को? समझ, तुम बायो तुम्हारा भी है, वो फार्मूला है साइन ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, अब यहां तक लिख लो पहले, फिर एक बात बताते हैं हम। लिखो 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 लिखो, जल्दी करो जल्दी करो, लिख लो फिर आगे बात बताते हैं। जो जल्दी आओ बेटा। देखो फील करके समझना है, रटना नहीं है बेटा। आपको समझ सकते हैं, देखो साइन ओमेगा टी कॉमन लिया है बेटा, तो यहाँ ए बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, बी कॉस, और इसमें बी अंदर मल्टीप्लाई किया है तो बी साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अब बच्चों यहाँ एक मैथ है, फिर से मैथ है, अब हर जगह मैथ है। कोई बात नहीं, एसी चल रहा है, चिंता मत करो बच्चों। इसको ए मान ले रहा हूं, इसको बी मान ले रहा हूं। ठीक है। अब मैथ में मुझे बताओ, तुम लोग ये पढ़े हो, अगर y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? सुनो मैं तरीका बताता हूँ, ये मैथ है लेकिन याद रखना तुम लोग। देखो जैसे ये एसएचएम में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी, तो ऐसा मत समझना कि मैथ पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में भी काम, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और यहाँ तो आ ही गया खैर। तो बच्चों देखो, इसमें हम लोग जानबूझ के क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ये याद रखना, भूलना नहीं आज के बाद। ठीक है। प्लस ये हो गया बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसे कर दिया। अब इससे क्या फायदा हुआ, देखो फायदा तो हुआ। अब एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ए बी का राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो बोलो बोलो, देखो इधर होगा कि नहीं होगा। अब इस वाले एंगल को मैं फाई कह ले रहा हूं, या कुछ ले लो तुम, अल्फा ले लो, अल्फा ले लो। तो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। ए कार्तिक हंसो मत, तुमको भी देखना है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना होगा, कॉस अल्फा साइन थीटा, कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा कॉस थीटा। कोई फॉर्मूला बना क्या, साइन ए प्लस बी टाइप का बना क्या? तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अल्फा प्लस थीटा, साइन अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला है। ध्यान से देखो, ये साइन अल्फा प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा। अब सुनो ध्यान से, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1
तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने, साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये, मतलब मैथ में भी और फिजिक्स में भी काफी फेमस है। अब कोई पूछे अल्फा क्या है, तो अल्फा क्या है बच्चों, इस ट्रायंगल से बता देना, tan इनवर्स b बाई ए, tan इनवर्स b बाई ए। लिख लो लिख लो, इसी को तो डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे ना अपने वाले में, इसी के आगे लिख लो। लेकिन ये इस बोर्ड एग्जाम में मत लिख के आना, ये पूरा बोर्ड एग्जाम में मत लिख के आना, ये पूरा मत लिख के आना बोर्ड एग्जाम में। ये तो मैथ है जो यूज होगा, मैं बता रहा हूं, ये मैथ है, इसको बोर्ड के एग्जाम में नहीं लिख के आना है, ये मैथ्स है। मैं तो इसका डायरेक्ट यूज करूंगा, ये लास्ट वाला फॉर्म, मैं लास्ट वाला फॉर्म डायरेक्ट निपटाऊंगा इधर। ये जो लास्ट में कंक्लूजन है ना, इसको मैं निपटाऊंगा। और ये सबको याद होना चाहिए अब कि अगर ऐसा ऐसा करके लिखा हुआ है तो ऐसा ऐसा हो जाता है, साइन और कॉस अगर, लेकिन थीटा दोनों में सेम हो। अब ऐसा मत कभी निपटा देना तुम कि एक्स हो साइन एक्स हो और कॉस वाई हो, निपटा दे, नहीं, दोनों में अगर एक्स हो तब, बस उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग हो तब डायरेक्ट। अब ये तुम लोग परेशान मत हो कि मैथ कितना आएगा, मैथ इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ी थोड़ी बातें बस समझते चलो। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ऐसा एक्सप्रेशन देगा तो कॉस के साथ जो है उसकी वैल्यू tan इनवर्स कॉस वाला अपॉन साइन वाला, कॉस कॉस वाले का कोफिशिएंट अपॉन साइन वाले का कोफिशिएंट। लिख लिए? देखो थोड़ा सा हैवी ये वाला जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें हैं, यही इस चैप्टर में कठिन है बच्चों जो अभी आप पढ़ रहे हैं। हाँ पिक पॉइंट है चैप्टर का ये, इसके बाद सारा मौज है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लास्ट क्लास में देखा ही था क्या ही था, कुछ नहीं था, बिना मतलब का हाइगन पढ़ रहे थे, आराम से था। ठीक है बच्चों, आ जाइए हम लोग अपने फिजिक्स में वापस आते हैं। तो देखो बच्चों, इसको कैपिटल ए मान लिया मैंने, वाई रिजल्टेंट कितना आ गया, वाई रिजल्टेंट कितना है बच्चों, ए कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल बी। तुम लोग बहुत समझदार हो, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करोगे, रिजल्टेंट क्या आएगा, तुम लोग गजब समझदार हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर क्या आएगा साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स बी बाई ए। अल्फा से लिख दिया, खत्म कर दिया। क्यों छोटा, नहीं छोटा नहीं, वो छोटा तो भी आएगा, स्मॉल बी का, इस पूरे को ए माना हो ना, उस पूरे को बी माना हो ना। यहाँ ए क्या होगा, ए प्लस बी कॉस फाई, और बी क्या होगा बी साइन फाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आराम आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है। हाँ हाँ बस, हो गया डन डन डन। बच्चे बताओ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, देखो इधर 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 इधर, अब ध्यान दो बच्चों, हमें कुल मिला जुला के मतलब इस एम्पलीट्यूड से है, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि यही जब गायब होगा तो ये कुछ ये हट जाएगा। तो अब जरा हमें बस एम्पलीट्यूड निकालते हैं बच्चों, तो यहां से ए आर की वैल्यू कितनी होगी, तुम लोग बोलोगे खत्म ही नहीं हो रहा है बच्चों, यहाँ ए आर कितना होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
अब इसको सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आंसर है। इसको सॉल्व करो, प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाइव का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, तो ए आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। पूरा करने के बाद है दोनों पूरा करने के बाद है। अच्छा और वन हो जाएगा साइंस का मैं रियल क्या है इसमें? क्या हो गया, ए आर मतलब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये ए आर ये है रिजल्टेंट वाला। अरे रिजल्टेंट वेव ये बनी ना, तो कोई रिजल्टेंट वेव में ओमेगा टी है, फाई है और ए आर रिजल्टेंट वेव है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और साइन का टर्म है, तो वेव में तो यही तो होता है, वाई आर है एम्पलीट्यूड है, साइन का टर्म है। हाँ, जिस समय बच्चे के प्राण का हरण करना होता है वो पेपर में आ जाता है, लेकिन ये कठिन नहीं है, तुम लोग अगर ध्यान से देखो कठिन नहीं है। अगर तुम आराम से करते जाओ, शुरू में बस पकड़ लो, आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, और लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखो बनाना क्या है। अरे ये कैसे आया, तुम्हें समझ में आया क्या, अरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इससे ये कैसे आया समझ में आया आपको, कैसे आया देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। साइन स्क्वायर कहां गया जी, मनन साइन स्क्वायर तुमने बताया नहीं, साइन स्क्वायर कहां चला गया, ये भी तो आएगा, इसको यहां पास लाओ और बी स्क्वायर कॉमन ले लो। बेटा सुनो ध्यान से, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव को एक साथ रखो, बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर, ये दोनों मिलके बी स्क्वायर हो जाएंगे, केवल बी स्क्वायर, एक कार्तिक ऊपर देखो, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर, और ये 2ab cos फाइव बच जाएगा। क्या उससे समझ में आया बेटा, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव 1, तो केवल बी स्क्वायर बचेगा, तो ये मैंने फाइनल रिजल्ट लिखा है, ठीक है ना। देखो कुल मिला जुला के मतलब हमें रिजल्टेंट से है। अरे राज तुम ठीक हो ना, ठीक 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 है, ठीक चल रहा है ना, देख लेना बच्चों, देखो अपने से डिराइवेशन करके देखना कुछ नहीं है, मुझे समझाना भी है ना, तो इसलिए सब चीज बता रहा हूं मैं, अदरवाइज तुम ध्यान देना, लास्ट में मुझे ए आर चाहिए, जो वेव बनेगी वो अलग, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको उस वेव का जो वेव बनेगी उसका रिजल्टेंट चाहिए, याद रखना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होगा तो लाइट ज्यादा दिखेगी, एम्पलीट्यूड जब मिनिमम होगा लाइट कम दिखेगी। तो बच्चों देखो यहां तक बोलो, ठीक है, देख लो एक बार, देख लो 2 मिनट जरा नजर देख लो, देख 1 मिनट ले लो, देख लो शुरू से देख लो एक बार, देख लो, मैं ऐसा नहीं चाहता कि अंधेरे में तीर चलाई जाए, रुक तो जाओ अभी पहले, शुरू से देख लो, शुरू से, कार्तिक देखो तुमको भी बोला है, शुरू से देखो, हाँ जो तुम दिक्कत हो अभी पूछ लो, इसीलिए देखने को बोल रहा हूँ कि देख लो एक बार, बस याद रखना लास्ट वाली वेव का एम्पलीट्यूड चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए, एम्पलीट्यूड, और उसके लिए बीच में एक फॉर्मूला लगा है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, समझ आ रहा है, देख लो 1 मिनट, देखो देखो देखो, वही बोला ना, तुम देख लो अभी, बड़ा tan इनवर्स है इसके अंदर, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, हमें तो एम्पलीट्यूड चाहिए ना, बस रहने दो उस वेव को, हमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड चाहिए,
लास्ट में देखो जो ए आर लिखा है, अरे यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा लिखा था कि नहीं पीछे, अल्फा को tan इनवर्स बी बाई ए लिख दिया। लिख लो लिख लो लिख लो, कोई भी, इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग 1 मिनट टाइम देके देख लो। इस फॉर्मूले में अल्फा था कि नहीं था? तो अल्फा किसके इक्वल था? tan इनवर्स बी बाई ए के। तो ए प्लस, तो वही लिखा है मैंने, वो डायरेक्ट अंदर ही लिख दिया मैंने, डायरेक्ट अंदर लिख दिया। नहीं कोई बात नहीं, इसीलिए बोल रहा हूं देख लो। बोलो भाई, डाउट बताओ, डाउट बताओ, डाउट, कोई डाउट नहीं? अरे रुक तो जाओ, अभी पूरा कहां हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ ये। कौन सा, वो जो अल्फा वाली थी? ये वाली? बेटा ये टेक्निक आपको याद नहीं करना है, नहीं ये टेक्निक है जो मैंने बताया, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप देखो जैसे क्या होता है, मैं एक बार बताता हूँ, कुछ प्रॉब्लम को कहते हैं स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मतलब आपको आता होगा, आप तभी कर पाएंगे। तो जैसे ये जो मैथ का कॉन्सेप्ट है, ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। मत कार्तिक इधर देखो तुम, ये जो मैथ का कॉन्सेप्ट है, ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट जो एक बार सीखना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं। अब मैंने पहली बार बता दिया, इसको समझ लो, अब अगली बार आप रिप्लिकेट करो। इसका मतलब ये होता है, इसको जैसे कोई नया बच्चा हो, वो कितना भी मैथ में ब्रिलियंट हो, लेकिन एक बार इस तरह से सोच नहीं सकता है, वो कुछ और ही सोचेगा, लेकिन ऐसे नहीं सोचेगा। लेकिन एक बार उसने कभी अगर ऐसा टीचर ने उसके बताया होगा, तो दूसरी बार वो ऐसे सोचेगा कि ऐसा कोई चीज है जो मैंने पढ़ा था एक बार, तब। तो इसी चीज को तो बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो इसीलिए कुछ चीजें मतलब पढ़नी ही पड़ती है, उसके लिए कोई चारा ही नहीं, ठीक है? यहां तक बोलो। तो बच्चों हमें इंटेंसिटी से मतलब है, तो बच्चों इंटेंसिटी रिजल्टेंट का बच्चों देखो, रूट को इधर भेज दूं तो ये, और k से मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों ऐसे लिख सकता हूं k इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू ए स्क्वायर प्लस k इंटू बी स्क्वायर। k जो है बच्चों देखो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है तो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां मेरे पास 3 इंटेंसिटी है, कौन कौन सी इंटेंसिटी है? ए वेव, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, तो वो क्या होगा, के स्क्वायर। सेकेंड वेव की इंटेंसिटी के बी स्क्वायर, और फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी के ए आर का स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बच्चों फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी के स्क्वायर क्यों है? तो शुरू में देख लो, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, के स्क्वायर। दूसरे वाले की इंटेंसिटी क्या होगी, के बी स्क्वायर। और जो रिजल्टेंट वेव बना है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, के ए आर स्क्वायर। अब इंटेंसिटी के टर्म में कुछ पहाड़ खड़ा करना चाह रहे हैं हम लोग, तो के बी स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे गणित करूंगा मैं, यहां पे गणित में रूट स्क्वायर कर दिया दोनों साइड में, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां के बाद मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया और के से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे ठीक है ना, ये रूट आएगा इधर, स्क्वायर हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई कर दिया। देख लो, मैं थोड़ा तुम्हारे ऊपर ही, नहीं तो मैं एक स्टेप और लिख सकता हूं। इधर ध्यान से देखना आप, 2 इंटू के से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, तो बच्चों कोई भी, जैसे मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, √2 इंटू √2। तो अगर k से मल्टीप्लाई किया है मैंने यहां, तो k को मैं √k इंटू √k लिख सकता हूं। तो k से, तो बच्चों यहां देखो जानबूझ के मैंने किया है ऐसा कि √k इंटू ए स्क्वायर इंटू √k इंटू बी स्क्वायर। देखो ये समझने वाली बात है, इंटू कॉस फाई। √k ही बनेगा, और k से मैंने मल्टीप्लाई किया है। और a को मैं क्या लिख सकता हूं, अरे a को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर नहीं लिख सकता?
लेकिन लिखा क्यों है? क्योंकि वो आई होता है। आई आई मतलब इंटेंसिटी होता है ना। अरे जानबूझ के इसको 2ab को K2ab को ऐसा बनाया है। देख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग देख लो, मैं फुर्सत में हूँ एकदम। मैं पूरा फुर्सत में हूँ, देख लो तुम लोग, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, आराम से देख लो। बस आखिरी है, बस ये समझ लिया, आखिरी, पक्का आखिरी है। अरे इसी के ऊपर पूरा चैप्टर का बेस खड़ा है, इसी के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। देख लो भाई, ये स्टेप देखो, ये स्टेप समझने वाला है। वाह 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 वाह। देखो कार्तिक, रूट के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, के से मल्टीप्लाई किया है ना, तो अभी तो बताया था कि के को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट के इंटू रूट के लिख सकता हूँ कि नहीं? और ए को क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर, और रूट ए स्क्वायर, और बी को क्या लिख सकता हूँ? रूट बी स्क्वायर। तो इस वाले ए को रूट ए स्क्वायर लिख लिया, इस वाले बी को रूट बी स्क्वायर लिख लिया, और उसमें रूट के से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे तुम देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा, देखो के इंटू ए बी। अरे ए स्क्वायर का ए आएगा, और रूट के का के आ जाएगा। बेटा इंटेंसिटी के टर्म में एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। देखो, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई रिजल्टेंट। इधर ध्यान दो, अब काम खत्म हो गया, देख लो बस फाइनल। इसी के लिए इतना मेहनत कर रहे थे। ये क्या हुआ? आई रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और ये क्या हुआ? I1 रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट वेव, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव। ये क्या हुआ? इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव। अरे कार्तिक, समझ में आ रहा है तुमको? प्लस 2 इंटू, जानबूझ के इसको ऐसे लिखा क्योंकि ये क्या हो जाएगा? रूट I1। अब बच्चों ऐसे छोड़ देता तो I1 कैसे बन पाता? रूट I2। ये सब पहली क्लास का है, कोई ये नहीं बोल सकता कि पीछे का कुछ लिंक हुआ है, कुछ लिंक नहीं हुआ है, पूरा फ्रेश मटेरियल है। कोई भी मटेरियल पीछे से लिंक नहीं हुआ है, तो जिसकी क्लास छोटी है वो ये मत समझे कि मैंने पीछे कुछ पढ़ाया इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। पूरा मटेरियल फ्रेश है भाई। और ये जो फॉर्मूला है ना, इसको 21 तोपों की सलामी देना तुम लोग। ये जो फॉर्मूला आया है उसको 21 तोपों की सलामी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, खतरनाक फॉर्मूला है। अब उल्टा तुम लोग समझोगे तब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया मैंने। जिसको नहीं समझ में आया भाई देख लो एक बार घर पे। इधर देखो, ये कि एम्पलीट्यूड में इंटेंसिटी ए स्क्वायर के एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो के आएगा ना। और के, इसका स्क्वायर रूट को इधर लाया, स्क्वायर हुआ, के से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई बात नहीं, लेने दो, उसके वजह से किसी और को क्लियर हो जाएगा। बोलो उत्सव, बोलो। देख लो, मेरे कोई जल्दी नहीं है। सलामी सही मिली, बताओ 5 6। चलो सलामी तो दे रहे हैं हम लोग सच में। बच्चों हो गया, समझ में आ गया? आ गया ना? देखो तो ये फाई क्या है? डेल्टा फाई है। फाई क्या है? डेल्टा फाई है। शुरू में देखो, अरे कोई
इमोशनल हो गया क्या सच में? 21 दे के मानेगा क्या? बैठ जाओ ज्यादा, बैठ जाओ। अरे इधर देखो फटाफट, आगे मैटर बढ़ाना है अपने को। इधर मैं कुछ दिखा रहा था, देखना जरा। कोई बात नहीं, उसकी फिजिक्स ज्यादा कमजोर होगी बेचारे की, वो ज्यादा बच्चों देखो, ये अगर φ1 है, ये अगर φ2 है, तो डेल्टा फाई किसके इक्वल आएगा? फाई के इक्वल आएगा ना, φ2 माइनस φ1 यानी फाई के इक्वल। तो उस फॉर्मूले में अगर मैं डेल्टा फाई भी लिख दूं तो कोई बुरा बात मानने वाली नहीं है, तो वहां डेल्टा फाई लिख लो, ज्यादा बढ़िया। बात तो एक ही है ना, लेकिन ज्यादातर लोग बोलता है फेज चेंज, फेज नहीं बोलेगा। ये फाई है क्या? फेज चेंज है। तो इसको ज्यादातर मतलब न्यूमेरिकल में आएगा फेज चेंज के नाम से, क्योंकि न्यूमेरिकल में ज्यादातर फेज चेंज के नाम से आएगा। वो डेल्टा ऐड कर लो, क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई। क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल में ज्यादातर बोलेगा कि फेज चेंज इतना है। हाँ, तो फेज चेंज बोलेगा बार बार ना, न्यूमेरिकल में बोलेगा फेज चेंज इतना है। अब बच्चों एक बस इसमें आप कंडीशन निकालते हैं। अरे घबराते क्यों हो? इतना मेहनत कर रहे हो तुम लोग, फिर भी परेशान हो। अब आज इसको थोड़ा सा निपटा दो ना, छोटा सा है, छोटा सा। अब कंडीशन निकालेंगे, कंस्ट्रक्टिव होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो क्या होगा, उसकी कंडीशन निकालेंगे। ये फाइनल फॉर्मूला है। अब इसमें लिखेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चों, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए ना। तो देखो ये दोनों तो हम बदल नहीं सकते, किसको बदल सकते हैं? कॉस फाई, यानी कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो, कॉस फाई की मैक्सिमम 1 होगी ना। फॉर, अच्छा ओ, कॉस डेल्टा फाई इक्वल टू 1। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस डेल्टा फाई कितना होना चाहिए? 1। तो बच्चों यहां से डेल्टा फाई का जनरल सॉल्यूशन बताओ। ये क्या पूछ लिया मैंने? इधर सुनो, इधर इधर इधर। कॉस का आता है डायग्राम, कैसा होता है? कॉस का कैसा होता है बता ना। ऐसे होता है ना, देखो कॉस 0 पे +1 होता है ना। कॉस 0 पे +1 होता है, फिर और +1 कहाँ होता है? अरे +-1 होना चाहिए दोनों। हाँ, कॉस डेल्टा फाई +1। अच्छा जनरल सॉल्यूशन बताओ। अच्छा चलो हटा ले रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन बताओ इसका। जीरो आएगा, फिर और क्या आएगा? अरे जनरल सॉल्यूशन लिखना है, हमें लिखना ही है, मजबूरी है हमारी। कहाँ कहाँ आएगा पता लगाओ, 1 कहाँ कहाँ आएगा? 0 पे आएगा, फिर और किसने पे आएगा? ये कौन सा, ये पाई है ना। हाँ काम हो जाए। अरे हो गया, देखो देखो देखो, काम हो गया। पाई है, फिर ये कौन सा पाई है? हाँ 2 पाई पे 1 होगा, और 3 पाई पे -1 होगा। हाँ सही बोल रहे हो। फिर 4 पाई पे 1 होगा। वेरी गुड वेरी गुड।
अरे सुनो ध्यान से, 0 पे 1 होता है, 2 पाई पे 1 होता है, 4 पाई पे 1 होता है, 6 पाई पे 1। भाई संकोच में मत जियो, समझ के कर लो। 0 पे 1 होता है और कॉस ग्राफ याद रखना चाहिए, 2 पाई पे भी 1 होगा, पाई पे -1 होगा, 3 पाई पे -1 होगा। ये अगला वाला केस है, -1 वाला, डिस्ट्रक्टिव वाला। तो प्लस कितने पे होगा? 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे। देखो भाई तुम्हें सोच के करने में ज्यादा फायदा है। तो डेल्टा फाई शुड बी इक्वल टू 2n पाई, और n गोइंग फ्रॉम 0 टू 0, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? होल नंबर हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। नहीं, बस हम प्लस वाला लेंगे। जिनका बायो है डायरेक्ट याद रखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई होता है। सत्यम समझ रहे हो? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई होता है, ठीक है ना बच्चों? इसका फॉर्मूला बनाओ, आई रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होगा? फटाफट बनाओ बेटा। cos फाई की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा? देखो मैं लिख रहा हूं, वेरी गुड, इधर देखो। इंटू 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 ना। तो आई रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ i1 प्लस अंडर रूट ऑफ i2 का, मजा आ गया। चलो करता हूँ, कुछ करता हूँ मैं। एक छोटा सा बात है बस, वो समझ लेते हैं। हाँ, अब पक्का वाला आखिरी, इसके बाद कुछ नहीं है। अब सेम चीजें जो यहाँ करा है वो डिस्ट्रक्टिव में करनी है ना। एक आखिरी बात बच्चों, देखो एक होता है फेज डिफरेंस, तो ये अभी हमने क्या निकाला है? फेज डिफरेंस। और कई बार न्यूमेरिकल में दे देगा ना, फॉर्मूला यही यूज करना होगा, लेकिन न्यूमेरिकल में दे देगा पाथ डिफरेंस इज दिस। अब आपको ये निकालना चाहिए, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालना चाहिए, बस इतना सीखना है कि कभी अगर पाथ डिफरेंस दे दे तो आपको फेज डिफरेंस निकालने आना चाहिए बच्चों। तो बस मैं एक आपको रिलेशन बता रहा हूं, वो याद रखना कि डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू के। ये याद रखो। जैसे तुम्हें क्या देगा? डेल्टा एक्स देगा और तुमसे पूछेगा इंटेंसिटी बताओ, तो जो डेल्टा एक्स से डेल्टा फाई निकाल लेना और फिर पुट कर देना, ठीक है ना? तो यहां से पाथ डिफरेंस, ये रिलेशन याद रखना। तो यहां पे डेल्टा एक्स क्या है बच्चों? पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस। तो बच्चों डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दूं, इसको इधर भेज दूं, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तुम यही याद रखना, बाद में अपने आप आ जाएगा। तुम एक याद रखना बस बच्चों, डेल्टा फाई की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव में कितनी होती है? फाई की वैल्यू 2n पाई। कंस्ट्रक्टिव में डेल्टा फाई कितना होता है? 2n पाई। तो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहां से
पाथ डिफरेंस कितना आएगा एन लैम्डा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस द पाथ डिफरेंस विल बी एन लैम्डा, एन की वैल्यू 0 से लेके फिर वही पाथ डिफरेंस एन लैम्डा और फेज डिफरेंस 2n पाई। फेज डिफरेंस 2n पाई, ये दोनों याद रखना होता है। सबसे अच्छा एक याद रखो, दूसरा ऐसे याद हो जाएगा तुम्हें। अब सेम काम रिपीट कर दो डिस्ट्रक्टिव में, कंस्ट्रक्टिव होगा। अब नहीं परेशान करूंगा पक्का। अब डिस्ट्रक्टिव कर लो। बस ये याद रखना बच्चों कि इसमें पाथ डिफरेंस कितना होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा। दोनों हाईलाइट कर लेना, यहां वाला मैटर भी और यहां वाला मैटर भी। डेल्टा एक्स इक्वल टू एम लेमडा और डेल्टा एक्स इक्वल टू 2। देखो एक बात मैं बताता हूं, कष्ट तो होगा, लेकिन इसको आज के आज जाके रिवाइज कर लेना अगर कर पाओ। अगर ये कष्ट जिसमें झेल लिया उसका ये चैप्टर आसान हो जाएगा। सारा न्यूमेरिकल इसी में होगा, दिमाग खराब करेगा इसी में करेगा, ठीक है ना। तो तुम ये कष्ट आज झेल लेना, कोई दिक्कत नहीं। बेटा नीचे वाला पाथ डिफरेंस है और ऊपर वाला क्या है, फेज डिफरेंस। क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस देखे, जैसे पाथ डिफरेंस देगा बोलेगा इंटेंसिटी बताओ, तो पाथ डिफरेंस हम डायरेक्ट पुट ही नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा ये याद रखो ना कि पाथ डिफरेंस दिया तो फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, ये याद रखो। देखो फिजिक्स में सब चीज याद नहीं रखना होता है, एक याद रख लो। मेरे को तो बस ऊपर ही याद है, उसके बाद तो कुछ भी याद नहीं। हाँ प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है, लेकिन ऐसे आप कम याद रखो। अब चले खत्म करते हैं शो को। लिख लिया था ना उसको। अरे जिनका हो गया आगे बढ़ो, खुद करो। cos डेल्टा फाई इक्वल टू -1, आगे बढ़ो बच्चों, शुरू करो जैसे यहां लिखा है cos डेल्टा फाई इक्वल टू -1, और लिख लो डेल्टा फाई इक्वल टू 2n-1 फाई। रुको रुको रुको, पाई हो गया था कि नहीं। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हुआ, नहीं लिख पाए थे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चों cos डेल्टा फाई कितना आएगा -1। तो बच्चों डेल्टा फाई, देखो देखो मेरे पास, मैं एक बात बताता हूँ, मेरे पास दोनों चॉइस है। जैसे अगर आपको कोई ऑड नंबर बताना हो तो आप ऐसे भी बता सकते हो या आप ऐसे भी बता सकते हो। एक मिनट इधर ध्यान दो, एन की वैल्यू कुछ भी रखो, ऑड नंबर आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे ऊपर वाले में भी आएगा नीचे वाले में आएगा। लेकिन जब ऊपर वाला रखोगे तो एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, और नीचे वाले में रखोगे तो एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। तो तुम जानबूझ के ऊपर वाला लेना, क्यों लेना आगे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हम आगे बात बताएंगे। अभी बस तुम -1 वाला लेना जिसमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती हो। तो बच्चों अभी आपने ग्राफ में देख लिया था ना, 2n-1 पाई आएगा, पाई पे -1, 3 पाई पे -1, 5 पाई पे -1। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा 2n-1, और यहाँ n की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से बढ़ते जाना। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला लिख लिया जाए। अब इसका पाथ डिफरेंस इतना, फेज डिफरेंस, पहले पाथ डिफरेंस निकाल लो, डेल्टा एक्स निकालो फटाफट, डेल्टा एक्स खुद निकालो चलो। अरे डेल्टा एक्स ना, ठीक है तुम्हारा, ठीक है वो तो समझ गया, डेल्टा एक्स निकालो। निकाल के देखो, मेरा मत देखो मैं गलत लिखा हूं, मेरे से गलती हुआ है। मेरा मत देखो, डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होता है 2 पाई बाई लैम्डा, बोला था ना। तो तुम यहां से डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स कितना होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई कितना है 2n-1 पाई। हाँ निकाल देंगे आगे, भले बोला कि दोनों एक जगह हो जाएगा ना, पाई से पाई निकाल लो तो कितना हो जाएगा 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 जो ऊपर लिखा है। लेकिन तुम सीखो इसको, खुद निकालो, मेरे भरोसे नहीं, तुम निकालो।
देखो तुम लोग ने इसको आज के आज जाके रफ में मेरे को दिखाएगा सब कोई। अपना रफ नोटबुक लेके आना जिसमें तुमने पूरा डिराइवेशन किया हो, या पेज लेके आना जिसमें पूरा डिराइवेशन किया हो। घर जाके जरूर करना, मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा रफ, कल की क्लास में, नेक्स्ट नहीं, कल की मैथ की क्लास में चेक करूंगा। आज चाहे कल में बैठ के कभी भी टाइम मिले, बैठ के इसका डिराइवेशन खुद से कर लेना शुरू से लेके लास्ट तक। एक बार पढ़ लेना, एक नहीं कि छाप देना एकदम, एक बार पढ़ लेना, खूब समझ लेना, फिर करना, फंस जाना, फिर खोल के देख लेना, फिर समझ के फिर बंद कर देना, देखते मत रह जाना। बच्चों ठीक है। अब एक लास्ट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी लास्ट। तो आई मिनिमम कितना आएगा, वो आई मैक्सिमम था, अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, खत्म। ये आई मिनिमम है। बच्चों अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होता, ठीक है बच्चों, अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होता, जैसे शुरू शुरू में ए बी लिया था ना, ए होता, तो I1 इक्वल टू I2 कर देना। मतलब क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर बोले कि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, तो I1 इक्वल टू I2 कर देना, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, और वो वाला कितना हो जाएगा, 2 इंटू रूट आई का होल स्क्वायर, यानी 4i हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बहुत भारी भरकम काम हुआ है, ठीक है ना। इसको आप लोग बस अपने दिमाग में समेट लीजिएगा किसी तरह। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय।